होता है, इसमें केवल पत्थर ही पत्थर होते हैं। कई बार तो इसमें जो कुछ नदियां हैं जो समा भी जाती हैं, क्योंकि पत्थर में जो होता है वो पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है, तो ऊपर पत्थर दिखाई देते हैं, पत्थर के नीचे ही नदी बहती रहती है। और उसके बाद भाबर रीजन के बाद 8-10 किलोमीटर के बाद आता है तराई क्षेत्र। ये जो तराई क्षेत्र होता है ये 10 से 25 किलोमीटर तक जो होता है, ठीक है। और यहाँ से जो नदी नीचे नीचे बह रही थी वो तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती है। हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यूपी स्पेशल जीके सीरीज़ की 10th क्लास है, इससे पहले 9th क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें उत्तर प्रदेश की जीके पूछी जाती है उसके लिए आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश की मृदा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करूं तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो क्षेत्र के आधार पे किया गया है। इसमें क्षेत्र को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। मैं पहले क्षेत्र की बात करूं, भाबर और तराई क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो हिमालय की तलहटी से लगा हुआ है। दूसरा मध्य मैदानी क्षेत्र, नाम में मैदान आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है वो मध्य मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। तीसरा है दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वो दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और इन तीन भागों के आधार पर ही जो मृदा है उसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र। तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाबर और तराई क्षेत्र होते क्या हैं। तो चलिए यहाँ से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए ये कोई हिमालय है, ठीक है, हिमालय रेंज है। इससे जो नदी का उद्गम होता है, जैसे ही नदी नीचे आएगी तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत को लेके आती है। तो जो क्योंकि कंकड़ पत्थर जो भारी होते हैं, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की तरफ आ जाते हैं फिसल कर, लेकिन वो जैसे ही पहाड़ से नीचे आते हैं तो जो शिवालिक हिमालय वाला पार्ट है, हिमालय की तलहटी, तो यहाँ पे ये जो भाबर देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे वो पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का जो होता है वो वजन ज़्यादा होता है तो पानी उसको अपने साथ ज़्यादा दूर तक लेकर नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो पत्थर यहीं पे जमा हो जाते हैं। इसी रीजन को, वो रीजन जिसमें पत्थर जमा हो जाते हैं नदी के, जो ऊपर से लेके आई है पहाड़ से, इसी रीजन को कहते हैं भाबर रीजन, ठीक है, या भाबर का क्षेत्र। अगर इसमें इसकी बात करूँ तो ये 8 किलोमीटर से लेके कुल 10 किलोमीटर तक होता है भाबर रीजन, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर तक होता है। इसमें केवल पत्थर ही पत्थर होते हैं। कई बार तो इसमें जो कुछ नदियां हैं जो समा भी जाती हैं, क्योंकि पत्थर में जो होता है वो पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है तो ऊपर पत्थर दिखाई देते हैं, पत्थर के नीचे ही नदी बहती रहती है। और उसके बाद भाबर रीजन के बाद 8-10 किलोमीटर के बाद आता है तराई क्षेत्र। ये जो तराई क्षेत्र होता है ये 10 से 25 किलोमीटर तक जो होता है, ठीक है। और यहाँ से जो नदी नीचे नीचे बह रही थी वो तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती है। तराई क्षेत्र में क्या है, क्योंकि जो ऊपर से पहाड़ से कंकड़ पत्थर आए थे वो तो भाबर रीजन में रह गए, लेकिन जो छोटे कंकड़ पत्थर थे, जो रेत था, जो पहाड़ से रिसकर आ रहा था अपर्दन के कारण, वो तराई रीजन में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो तराई रीजन में आके जो नदी है वो वापस ऊपर बहना स्टार्ट कर देती है। रेत नीचे जम जाता है, जो कंकड़ पत्थर थे छोटे वो भी नीचे जम जाते हैं और जो नदी है वो ऊपर आ जाती है, तराई क्षेत्र। अगर मैं भाबर रीजन की बात करूं तो क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं तो इसमें कोई भी कृषि नहीं की जा सकती है भाबर रीजन में, इसमें केवल झाड़ी वगैरह होती हैं। लेकिन अगर मैं तराई रीजन की बात करूं तो इसमें कुछ फसलें बोई जा सकती हैं, जैसे गन्ना या धान आदि, वो तराई रीजन में बोई जा सकती है। तराई रीजन जो होता है ये थोड़ा दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और रेतीला होता है, तो रेत में जब पानी मिलता है तो वो दलदली क्षेत्र बना लेता है तराई रीजन। यही कारण है जो तराई रीजन होता है उसमें काफ़ी अच्छा पारिस्थितिकीय तंत्र पाया जाता है, जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं और यहाँ पे कुछ कृषि भी की जा सकती है, ठीक है। अगर जब नदी इसके आगे चलती है तो जब नदी आगे जाती है तो जैसे बाढ़ आती है तो नदी के साथ आप ये देख रहे हैं, ये है खादर रीजन। कौन सा रीजन है ये है खादर रीजन। जो नदी नया रेत, नई मिट्टी अपने साथ लेके जाती है वो अपने साइडों में इकट्ठा करती चली जाती है, तो ये वाला रीजन है खादर। हर साल इसमें नई मिट्टी जमा होती रहती है, ठीक है। और खादर के जो पीछे का रीजन है ये छोटा सा, ये देख रहे हो,
ये जो छोटा सा 2 नोड खादर के और तराई के बीच का जो रीजन है ये है भांगर। भांगर जो होता है वो पहले खादर ही होता है, ठीक है। जो खादर की मिट्टी है अगर वो ज़्यादा दूर तक चली गई, ठीक है, तो वो पुरानी होकर क्या बन जाती है, वो भांगर बन जाती है। क्योंकि भांगर वो रीजन होता है जिसमें हर बार बाढ़ नहीं आ पाती, तो उसमें नई मिट्टी भी नहीं जा पाती। लेकिन जो खादर है उसमें हर बार बाढ़ के कारण नई मिट्टी आती रहती है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है भांगर की, ठीक है। चलिए इससे आप और अच्छा समझ पाएंगे। ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये हिमालय है, इसके नीचे ये देख पा रहे होंगे आप, ये पत्थर है, ये भाबर है। यहाँ से नदी आएगी तो वो पत्थरों के नीचे से बहेगी, यानी देख पा रहे हो आप, यहाँ पे नदी नहीं दिख पा रही है भाबर रीजन में। लेकिन जैसे ही इसके नीचे तराई क्षेत्र आता है, जो मोटे कंकड़ पत्थर थे वो तो ऊपर रह गए भाबर में, जो छोटे कंकड़ पत्थर थे वो जो रेत था जो पहाड़ों से रिस कर आ रहा था वो नीचे तराई रीजन में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो छोटे कंकड़ पत्थर यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे पानी के, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर से आ रहा था तो बहाव भी तेज़ था, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी आ रहा था। लेकिन जब समतल भूमि पे नदी जाएगी तो जो रेत होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो नदी है वो रेत के ऊपर कंकड़ पत्थर के ऊपर बहना स्टार्ट कर देती है। तो भाबर रीजन में कई बार ऐसा होता है कि नदी नीचे ही समा जाती है, नहीं दिखाई देती है, लेकिन तराई रीजन में जो है वो नदी ऊपर आके बहना स्टार्ट कर देती है। तो ये तराई रीजन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तराई रीजन में जैव विविधता काफ़ी पाई जाती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे हरी घास भी हो रही है, लेकिन भाबर रीजन में ऐसा नहीं होता है। भाबर रीजन में केवल झाड़ियाँ पाई जाती है। तराई रीजन से जो नदी निकलेगी, ठीक है, ये अपने साथ कुछ नया रेत लेके आएगी, बाढ़ लेके आती है। तो आप देख पा रहे होंगे साइड में येलो कलर का जो है, ठीक है, ये है खादर रीजन। हर साल नई मिट्टी लेकर आएगी, वो यहाँ पे नदी जमा करके चली जाएगी। और खादर रीजन के पीछे है भांगर रीजन। भांगर रीजन भी ये खादर रीजन की तरह होता है, यानी कभी अगर ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो जो नदी होती है वो काफ़ी दूर तक मिट्टी अपने साथ लेके चली जाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी है वो एक समय भांगर रीजन में, इस वाले रीजन में अपनी मिट्टी लेके आई और छोड़ के चली गई, वो फिर कई दशकों तक वहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आई तो ये मिट्टी पुरानी हो जाएगी खादर की, और यही भांगर मिट्टी होती है। इसमें भी थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और कुछ हद तक ये उपजाऊ होती है, इसमें खेती की जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आप समझ चुके हैं कि भाबर, तराई, भांगर और खादर होता क्या है। तो इसकी सहायता से अब मिट्टियों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला है भाबर क्षेत्रीय मृदा। जो भाबर क्षेत्रीय मृदा है वो हिमालय नदियों द्वारा भारी निक्षेपित, जो ऊपर से लेके आए गए हैं, जैसे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से निर्मित होती है भाबर क्षेत्र की मृदा। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो यह मृदा छिछली होती है। छिछली मतलब इसमें जो मृदा है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मोटे कण होते हैं तो जल जल्दी रिस जाता है। तो जो जल है वो जल्दी से रिस के नीचे पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में कृषि करना कठिन है। मुख्यतः झाड़ियाँ और वन इसमें पाए जाते हैं भाबर क्षेत्र में, जिससे कृषि गतिविधियाँ काफ़ी सीमित होती हैं, या ना के बराबर भाबर क्षेत्र में कृषि विधियाँ होती हैं। तराई क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि जो मोटे कण थे वो तो भाबर क्षेत्र में रह गए पत्थरों के, तो जो महीन बालू के कण हैं और पत्थरों के कण हैं वो होते हैं तराई क्षेत्र की मृदा में। महीन कणों से निर्मित होती हैं समतल और दलदली मृदा होती है। एक तो ये महीन कण से होती है, समतल भूमि पे हो जाती है, और ये दलदली होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी दलदल पाई जाती है तराई क्षेत्र में। विशेषता की बात मैं करूं तो यह मृदा नम और उपजाऊ होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें गन्ने और धान की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि गन्ना और धान दोनों ही ऐसी फसल है जिनको पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। उच्च उर्वरता के कारण इसे कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो जो तराई क्षेत्र है इसकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखो ये ऊपर आप सभी जानते हैं ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से ये यूके उत्तराखंड है, यहाँ पे नेपाल है। यहाँ तक ये पूरा क्या फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है हिमालय। तो हिमालय की जो तलहटी बिल्कुल ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है, ये तो है भाबर क्षेत्र, और बॉर्डर से नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, पूरा देवरिया तक ये जो क्षेत्र है नीचे ये है तराई क्षेत्र, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहाड़, दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की, तो आपका यहाँ से जालौन से लेके ये झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली,
ये जो वाला क्षेत्र है ये है दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इसमें बुंदेलखंड के साथ साथ प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि भी आते हैं। ठीक है। अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं तो पश्चिमी क्षेत्र में मथुरा, मथुरा के साथ ही आपका आगरा, आगरा के साथ इटावा और जालौन, ये सभी इसमें आ जाते हैं। इसके साथ इसमें अलीगढ़ भी आता है, ये ध्यान रखना है। अलीगढ़ यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर कर रहा है। ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर भाबर तराई क्षेत्र की बात करूं तो वो नॉर्दर्न है, ऊपर उत्तर दिशा में है। तो जो बुंदेलखंड का रीजन है वो सदर्न पार्ट में है, ये ध्यान रखना है। और पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? मथुरा, आगरा, इटावा आदि। चलिए, भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है मध्य मैदानी क्षेत्र। तो मध्य मैदानी क्षेत्र की जो पहली मृदा है वो है खादर मृदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा नाम खादर मृदा का नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, या ये पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा नाम खादर मृदा का है। तो इनके अन्य नाम भी ध्यान रखने हैं। तो खादर जो मृदा होती है, मैंने अभी आपको दिखाई थी इमेज में भी, वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो जल ओढ़ के आता है, यानी जो हर साल जल अपने साथ मिट्टी को लेकर आता है, वो होता है जलोढ़ मिट्टी। तो जो खादर मृदा होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, यानी नई। हर साल जो नदी आएगी, जैसे नदी आ रही है हर साल बह के, तो वो साइडों में, यहाँ पे वो साइडों में क्या करेगी? अपना जो रेत है, अपनी जो मिट्टी है, उसको इकट्ठा करके चली जाएगी। हर साल आएगी, हर साल इकट्ठा करके चली जाएगी। तो ये होती है खादर मृदा। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, येलो जो है ये है खादर मृदा। ठीक है। इसका नया नाम है नवीन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी क्योंकि जल लेके आता है तो जलोढ़ है, और नई मिट्टी है क्योंकि हर साल इकट्ठी होती है। बलुआ, ठीक है, रेतीली मिट्टी होती है कुछ हद तक, तो बलुआ भी बोला जाता है। इसका नया नाम है मटियार या फिर मटियार दोमट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो खादर मृदा के नाम हो जाएंगे नवीन जलोढ़ मृदा, बलुआ, मटियार और मटियार दोमट। नवीन जलोढ़ जो मृदा है नदियों द्वारा हर बाढ़ के साथ परिवर्तित होती है, यानी हर साल जैसे जैसे बाढ़ आती रहती है तो एक लेयर के ऊपर परत चढ़ती जाती है खादर मृदा की। इसकी विशेषता की बात करूं तो हल्के भूरे रंग की या कुछ पीले पीले रंग की होती है, छिद्र युक्त होती है, यानी रेतीली होती है। इसमें भी पानी थोड़ा सा, पानी को यानी अपने अंदर समाने की, अवशोषित करने की काफ़ी क्षमता होती है। तो उच्च जल धारण क्षमता इसकी होती है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये छिद्रयुक्त होती है। अगर मैं इसके केमिकल कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी उर्वरता जो है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोटास है, मैग्नीशियम है और जैव तत्व पाए जाते हैं। तो उर्वरता अधिक होने के कारण इसमें ये जो एरिया है इसमें खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो खाद मृदा जो है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। जैसे मैंने आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये है भांगर जो था, या बांगर मृदा बोल देते हैं इसको। तो पुरानी मृदा जो एक बार बाढ़ के साथ यहाँ पे आई, लेकिन वापस जो दोबारा बाढ़ आई वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो ये जो मिट्टी थी बांगर वाली, ये काफ़ी पुरानी हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, बांगर मृदा को। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, उपहार और दोमट। पुरानी जलोढ़ जो मृदा है बाढ़ के जल द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक बाढ़ पहुँच ही नहीं पाती है हर साल। ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं, अधिक गहरी और परिपक्व होती है, लेकिन निरंतर कृषि उपयोग्य या उपयोग से उर्वर शक्ति में कमी आ जाती है। काफ़ी अधिक गहरी और परिपक्व तो होती है, लेकिन हम एक ही मृदा पे काफ़ी लंबे समय तक जब खेती करते रहते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो काफ़ी कम हो जाती है समय के साथ। इसलिए खादर मृदा की अगर तुलना में मैं बात करूं तो जो बांगर मृदा है उसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी हो जाती है। ये ध्यान रखना है। तो बांगर मृदा का पुराना नाम है पुरानी जलोढ़ मृदा, लेकिन नई जलोढ़ मृदा कौन सी है? वो है खादर मृदा। दोमट मिट्टी बांगर मृदा है, लेकिन मटियार दोमट की मैं बात करूं तो वो है खादर मृदा। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, यानी वही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और उसके साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज वाला क्षेत्र। ठीक है।
इसकी जो मिट्टी है, दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी है, मृदा है, उसको बुंदेलखंडीय मृदा भी बोल दिया जाता है, सभी मिट्टियों को मिला के, ये भी ध्यान रखना है। तो पहली मिट्टी की मैं बात करूं वो है लाल मिट्टी या फिर लाल मृदा। इसके स्थान की बात करूं तो ये पाई जाती है दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में और चंदौली में। इसका जो निर्माण हुआ है वो जो विंध्याचल के पर्वत हैं, ठीक है, तो लाल विंध्याचल के पर्वत हैं, उनके निक्षेपण से, उनके जो कण टूटते रहते हैं पत्थरों के, चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्योंकि लाल जो वहाँ के पत्थर है उनका रंग लाल है, उसी के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, उसी के कारण इसको लाल मृदा कहा जाता है। विशेषता की बात मैं करूं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ठीक होता है, चूने की कमी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो लोहा होता है उसकी काफ़ी अधिकता होती है, और इस लोहे की अधिकता के कारण ही इसका जो रंग है वो लाल होता है। इसमें कुछ फसलें हम बो सकते हैं, लिमिटेड ही इसमें कृषि होती है। उपयुक्त फसलों की मैं बात करूं तो दलहन और तिलहन, यानी दालों वाली फसल और वो फसलें जिनसे तेल निकलता है उनको यहाँ पे बोया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जो बुंदेलखंड है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो सबसे ज़्यादा दालें जो होती हैं वो बुंदेलखंड में ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लाल मिट्टी के बाद है परवा मृदा, पड़वा और पड़वा। स्थान की मैं अगर बात करूं तो हमीरपुर, जालौन और जो यमुना है उसके तट के बीहड़ों में, यानी यमुना जो अपर्दन करती है उससे बीहड़ बन जाते हैं, उसके बीहड़ों में भी ये परवा या पड़वा मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करूं तो हल्के लाल भूरे रंग की होती है, बलुई दोमट मृदा और जैव तत्व की इसमें कमी होती है, तो इसीलिए इसमें भी कुछ ही फसलें बोई जाती हैं। अगर मैं फसलों की बात करूं तो ज्वार और चना, ज्वार खरीफ में बोई जाती है और जो चना है वो रबी की फसल है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। देखो जो बुंदेलखंडीय मृदा है वो सभी बनती है चट्टानों से ही, तो इसलिए इनके रंग जो होंगे, इनके जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान ही रहती है, ये ध्यान रखना है। लाल मृदा और पड़वा मृदा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है माड़ मृदा या फिर मार मृदा। इसके स्थान की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करूं तो काली, इसका जो रंग है वो हल्का काला होता है और चिकनी मृदा होती है ये। इसके अंदर 60% सिलिकेट, 15% लोहा होता है और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये इसमें जो फसलें हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए कुछ अल्प अवधि वाली कुछ ही फसलें इसमें लिमिटेड कृषि की जाती है। कौन सी मृदा में? मार या फिर माड़ मृदा। मार मृदा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि स्थानीय भाषा में इसको मार इसलिए बोला जाता है, कहते हैं कि जो मिट्टी है वो मर चुकी है, यानी इसमें काफ़ी उसकी उर्वरता जो है वो मर चुकी है, इसी के नाम पे इसका मार या मार मृदा नाम पड़ा है। नेक्स्ट है राकर या राकड़ मृदा। कहाँ पे? इसके स्थान की बात करूँ तो जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसके ढालों पे, यानी यदि ये पहाड़ है कोई तो इसका नीचे नीचे जो थोड़ा थोड़ा ढाल वाला जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, उस ढाल के क्षेत्र पे पाई जाती है राकर या राकड़ मृदा, ठीक है। क्योंकि ये राकड़ जो मृदा है ढाल के क्षेत्र पे पाई जाती है, तो इसमें भी कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं और इसकी जो मिट्टी जो रेत है उसका आकार भी जो होता है रेत के कणों का वो काफ़ी मोटा होता है। विशेषताओं की बात करते हैं, लाल भूरे रंग की दानेदार होती है, मोटी और पतली राकर होती है। राकर यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं पतले वाले, उन्हीं को ही राकर बोल देते हैं। तो राकर मृदा में क्या होंगे? कंकड़ पत्थर होंगे छोटे, जी बिल्कुल होंगे। फसलों की बात करें तो तिल की फसल और चने की फसल इसमें होती है राकर मृदा में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भोंटा मृदा। भोंटा मृदा भी जो विंध्याचल पर्वत है उसकी चट्टानों के टूटने से बनती है। इसका रंग भी हल्की लालिमा वाली मृदा, यानी हल्का लाल होता है। मैंने कहा था ना आपको, ये जो सभी मृदा है थोड़े बहुत अंतर पे ही, इन सभी मृदाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है क्षेत्र के कारण ही, लेकिन क्योंकि बनती सभी ये उसी पहाड़ी क्षेत्र से है, पठारी क्षेत्र से है, इसलिए इनका सबका रंग भी आप देखोगे तो लाल ही है। तो हल्की लालिमा वाली होती है भोंटा मृदा। चट्टानी कणों के साथ दोमट मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी जो लेटराइट एलुवियल सोइल होती है, काफ़ी दोमट मिट्टी को माना जाता है कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। तो उसका मिश्रण होता है
इस चट्टानी कणी के साथ और तब बनती है भोंटा मृदा। अब क्योंकि इसके अंदर दोमट मिट्टी होती है तो इसलिए इसमें मोटे जो अनाज है वो उगाए जा सकते हैं, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। नेक्स्ट कुछ विशेष प्रकार की मृदाओं के नाम रखे गए हैं, जैसे पहली है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय यानी जहाँ पे रेगिस्तान या रेत होगा वो होता है मरुस्थलीय मृदा। अगर मैं मरुस्थलीय मृदा की बात करूँ, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं कुछ ही ज़िलों में, उसके साथ हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में ये अधिकता में पाई जाती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो हरियाणा और राजस्थान वाला बॉर्डर है वहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा, जैसे मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में। इसके साथ जो इटावा का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। स्थान की बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी सूखे क्षेत्र जहाँ पे नमी कम होती है वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये रेतीली मिट्टी होती है क्योंकि मरुस्थल की है। इसकी विशेषता की बात करें तो बालुयुक्त, जी बिल्कुल रेतीली मिट्टी होती है। लवण और फास्फोरस इसमें काफ़ी अधिक होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। लेकिन पेड़ों को तो नाइट्रोजन चाहिए, तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का और जीवांश का अभाव होता है, इसलिए अगर इसमें कुछ उगाना है तो इसमें उर्वरकता या जो उर्वर हमारे खाद होते हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। सिंचाई के द्वारा इसमें कुछ मोटे अनाज की खेती संभव है, कुछ ही संभव है, काफ़ी अच्छी खेती इसमें नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखना है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर मैं जिलों की बात करूँ तो मथुरा, आगरा और अलीगढ़। नेक्स्ट है भूड़ मृदा। भूड़ मृदा की बात करो तो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में बली हुई टीलों से निर्मित होती है। कई बार अगर पुराने समय से जब बाढ़ आती है, जैसे मान लीजिए नदी है, कोई यहाँ से नदी बह रही है, तो कभी अगर ज़्यादा पानी के साथ नदी आती है, बाढ़ आती है, तो वो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ऐसे टीले बना देती है। तो इन्हीं टीलों को बोलते हैं भूड़। ठीक है, तो स्थान की मैं बात करूं भूड़ मृदा की, तो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में बलुई टीले, यानी जो बालू है, जो मिट्टी है, उसके टीलों से निर्मित है भूड़ मृदा। विशेषता की बात करूं, हल्की दोमट बलुई होती है। दोमट मतलब अभी मैंने आपको बताया था काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ठीक है, एलुवियल सोइल बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन उसके साथ क्या है, बलुई यानी रेतीली होती है ये, जो कि मिट्टी के ऊपरी हिस्से में मिलती है, ये ध्यान रखना है, भूड़ मृदा। नेक्स्ट है काली मृदा। अगर मैं काली मृदा की बात करूं तो ये कुछ भाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आगरा, इटावा वाला क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। उसके अलावा अगर मैं अधिकता की बात करूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये ज़्यादा पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसको करेल या कपास मृदा कह दिया जाता है। कपास मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली जो मिट्टी होती है उसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। यह क्षेत्र विशेष रूप से इसके काले रंग की मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है, नाम में ही काली मृदा है, तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लवणीय और क्षारीय मृदा। अब कुछ जो मृदाएं होती हैं उसके अंदर ज़्यादा लवण होते हैं, कुछ अम्लीय हो जाती हैं, कुछ क्षारीय मृदा हो जाती है, क्षार ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो वो मृदा है वो ऊसर, बंजर या रेह, तीनों एक ही शब्द है, इनका मतलब बंजर ही होता है। या मैं ऊसर कहूँ, मैं रेह कहूँ, ठीक है, या बंजर, इनका मतलब एक ही है। ठीक है, तो वो जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, या तो भूमि ज़्यादा अम्लीय है, लवणीय है या क्षारीय है। तो अगर मैं लवणीय मृदा की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के लवणों से युक्त होती है, जो भूमि की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर आप भी कभी गांव वगैरह में रहते होंगे, खेतों में देखोगे, तो जैसे मिट्टी में पानी, मिट्टी को पानी या खेत में पानी देते हैं, तो जैसे ही पानी सूखता है तो मिट्टी के ऊपर एक वाइट परत जम जाती है ना, तो वो लवण ही होते हैं। वो जो वाइट परत जमती है वो लवण ही होते हैं। अगर मैं पीएच की बात करूं तो इसका जो पीएच स्केल पे इसका जो मान होता है वो 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा का। तो देखो जो पीएच स्केल होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है, 1 से लेके 14 तक होता है, बीच में होता है 7। ठीक है, यदि 1 से लेके जो 7 तक है, यदि कोई भी ऐसा यौगिक है या तत्व है, कोई भी मिट्टी है
जिसका pH मान 1 से लेकर 7 तक है तो वो अम्लीय होगी, 7 से लेकर 14 है तो वो क्षारीय होगी, और यदि 7 उसका pH मान है तो वो उदासीन होगी। ठीक है, क्षारीय मृदा की बात करते हैं अब। वेट, ठीक है, क्षारीय मृदा की बात करते हैं। सोडियम लवणों की अधिकता होती है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सोडियम है उनके लवणों की अधिकता होती है। अगर मैं पीएच स्केल पे बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया 7 से ज़्यादा, 7 से और 14 के बीच में यदि किसी भी मिट्टी का पीएच मान है तो वो कैसी होगी, वो क्षारीय होगी। तो इसका जो पीएच मान है वो 8.5 से अधिक होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, रेहयुक्त ऊसर या रेहहीन ऊसर। ऊसर मतलब बंजर भूमि। ठीक है, रेहयुक्त क्षारीय मृदा काली होती है, ये ध्यान रखना है। इसका विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में अधिक है। रेहहीन जो ऊसर है वो कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रेहयुक्त क्षारीय मृदा जो है उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ समस्याएं आती है। एक तो ये ऊसर भूमि होती है तो सिंचाई की समस्या आती है, इसमें ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है और उससे जो भूमि होती है वो और ज़्यादा क्या है, ऊसर हो जाती है या बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन क्या होता है, जल के द्वारा या वायु के द्वारा मिट्टी का काट के अपने साथ बहा के ले जाना ही होता है मृदा अपर्दन। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो जल और वायु के प्रभाव से मृदा का कटना और बहना ही मृदा अपर्दन होता है। ये जो मृदा अपर्दन है ये सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वो जल के द्वारा होता है। जैसे बारिश में जब बारिश होती है तो बारिश अपने साथ जब पानी बहता है, ठीक है, तेज वेग के साथ पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है, वो भी एक प्रकार का मृदा अपर्दन है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ भी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है, वो भी मृदा अपर्दन है। इसी के अलावा वायु मृदा अपर्दन भी होता है। वायु मृदा अपर्दन जैसे आंधी चलती है, लू चलती है, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनके द्वारा भी जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो धूल के रूप में एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो उसके द्वारा भी जो मृदा है उसका अपर्दन होता है। अगर मैं जलीय अपर्दन की बात करूं तो इसके कुछ प्रकार हैं, परत अपर्दन, क्षुद्र अपर्दन और अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन की बात करूं तो समतल मध्य मैदान वाले क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। समतल खेतों में काफ़ी सूक्ष्म अपर्दन होता है, यानी ना के बराबर ये दिखता ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, क्षुद्र सरिता अपर्दन की मैं बात करूं तो जो हल्के से ढालदार क्षेत्र है, बहुत ही हल्के से, मान लो ये खेत है तो यहाँ से जब पानी जाएगा तो वो हल्की पतली नाली के रूप में जाता है। देखते हो ना आप, कुछ गहरी ऐसी वी के टाइप में, गहरी वी के टाइप में बहुत कम गहरी, हल्की गहरी नालियाँ बना लेता है, तो उसको बोलते हैं क्षुद्र सरिता अपर्दन। लास्ट है हमारा अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपर्दन। यदि ढाल काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा ढाल है तो उसमें जो पानी आएगा वो ऐसे वी या काफ़ी गहरे यूं की शेप ले लेता है और इस तरीके की नालियाँ का मतलब इस तरीके की जो नालियाँ हैं उनका निर्माण कर देता है खेतों में, तो उसको बोलते हैं अवनालिका क्षरण। ठीक है, यानी ये जो नालियाँ बनी है ये कैसे बनी है, क्योंकि यहाँ से जो पानी है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले गया है, तब जाके नालियाँ वी या यू की शेप में बन जाती हैं। मृदा अपर्दन की आगे मैं बात करूँ तो वायु अपर्दन है। ये ज़्यादातर बताए ना आपको, जब लू चलती है तो उसमें ज़्यादा होता है, आंधी आती है तो गर्मी के महीनों में होता है। दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है जैसे जालौन, इटावा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा आदि, उनमें ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के 3200 एकड़ कृषि भूमि की हानि होती है इसी के द्वारा। प्रमुखतः अगर मैं इसकी बात करूं तो आगरा, मथुरा और इटावा में वायु अपर्दन होता है। ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वायु अपर्दन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है मथुरा, आगरा, इटावा में। ठीक है, इसी के साथ जलीय अपर्दन का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो जलीय अपर्दन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इटावा में होता है, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी आती है, चंबल नदी यहाँ की जो मिट्टी है उसका सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है। कुछ इस टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट पे बेस है तो उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पहला है गंगा यमुना मैदान की जो मृदा है उसका निर्माण कब हुआ था, तो उसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था प्लेइस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपों से। तो कौन से युग में हुआ था, प्लेइस्टोसीन में, ये ध्यान रखना है।
गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो गंगा यमुना का जो मैदान है वो, क्योंकि गंगा यमुना नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती है, तो उसमें पाई जाती हैं जलोढ़ मृदाएँ, यानी वो मृदा जिसको जल अपने साथ ओढ़ के अपने साथ बहा के लेके आता है वो होती है जलोढ़ मृदा। तो गंगा यमुना के मैदान में जो सबसे ज़्यादा मृदा या मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। अगर मैं नई जलोढ़ मृदा की बात करूं तो उसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है खादर, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट। और अगर मैं पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करूं तो उसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है बांगर, उपहार और दोमट। ये ध्यान रखना है, बांगर को दोमट कहा जाता है या पुरानी जलोढ़ मृदा को दोमट कहा जाता है, लेकिन अगर मटियार दोमट की बात करूं तो वो खादर मृदा को और नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। फिफ्थ है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो कैसे होता है? काप से, कीचड़ से और बालू से। काप मतलब जो छोटे मोटे कंकड़ हैं उनसे, कीचड़ और बालू से निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है पोटाश, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पोटाश और चूना पाया जाता है जलोढ़ मृदा में। इसीलिए ये जो मृदा है इसकी उर्वरकता क्षमता काफ़ी अधिक होती है। सेवंथ है, गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं मिलती हैं लवणीय और क्षारीय मृदाएं। हम पढ़ चुके हैं लवणीय और क्षारीय मृदाएं। जो लवणीय मृदा होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 8.5 8.5 से कम होता है, और जो क्षारीय मृदा है उसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मैदानी क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा को कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा के अन्य नाम भी हैं, जैसे ऊसर, बंजर, कल्लर और रे। ये सभी एक ही है, इनका मतलब ही होता है बंजर भूमि। तो मरुस्थलीय मृदा को कहा जाता है ऊसर, बंजर, कल्लर, रे। बुंदेलखंड में जो काली मृदा है उसको कहा जाता है, काली मृदा के अन्य नाम भी है। ये पूछे जाते हैं केवल यूपी के ही एग्ज़ाम में नहीं, ये जो फैक्ट है ना, ये वन लाइनर है, ये कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीके आती है उसमें पूछे जाते हैं। ये यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो बुंदेलखंड में जो काली मृदा है, काली मृदा के अन्य नाम भी है, उसको कहा जाता है रेगुर, करेल और कपास मृदा। कपास मृदा तो आसान है, आप सभी जानते होंगे कि जो काली मिट्टी है उसमें कपास की जो खेती है काफ़ी अच्छी होती है, और इसके अन्य नाम भी है रेगुर और करेल। तो और बुंदेलखंड में जो लाल मिट्टी है उसके अन्य नाम भी है, उसको कहा जाता है परवा, पड़वा, राकर या भोंटा। मैंने आपको बताया था ना, जो बुंदेलखंड में लाल मिट्टी है, ठीक है, बुंदेलखंड की जो बुंदेलखंडिया मिट्टी है उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है, स्थान का अंतर है, उसके कुछ उनके जो केमिकल होते हैं उसका अंतर हो जाता है, उसमें जो लवण होते हैं उसी के आधार पे इनका हल्का फुल्का रंग चेंज हो जाता है और उर्वरकता भी चेंज हो जाती है। बाकी इसमें समानताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए लाल मिट्टी को परवा, पड़वा, राकर और भोंटा मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा का अपरदन होता है वो होता है जल के द्वारा, ये ध्यान रखना है, और जल के द्वारा भी चंबल नदी जो है उसके द्वारा होता है। प्रदेश में सबसे अधिक अवनालिका अपरदन, यानी जो नालिका के रूप में जो नदी आती है, नालिका के रूप में ऐसे वी या यू शेप के ग्रेव बना लेती है। तो जो अवनालिका अपरदन वाले क्षेत्र है वो है तराई के और भाबर के क्षेत्र। चंबल नदी क्षेत्र प्रभावित है, तो जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, आपको मैंने अभी बताया था चंबल नदी सबसे ज़्यादा अपरदन करती है उत्तर प्रदेश में, तो चंबल नदी क्षेत्र जो है वो प्रभावित है अपरदन से। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित अगर मैं जिलों की बात करूं तो वो है इटावा और आगरा। इटावा और आगरा क्योंकि यहाँ से चंबल नदी होकर गुजरती है, तो यहाँ पे अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा करती है चंबल नदी। उर्वरता शक्ति की हानि को कम करने के लिए अपनाया जाता है फसल चक्र। मिट्टी की समय के साथ उर्वरता क्षमता कम होती जाती है, तो उसको उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय पे फसल को एक निश्चित समय के साथ एक फसल का चक्र बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले एक फसल बोएंगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरीके का ये चक्कर चलता रहता है, उसको बोलते हैं फसल चक्र। अगर हम एक ही फसल बोए जाएंगे एक ही खेत में, तो उससे मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर उस पर एक समय के अल्टरनेट समय पे अलग अलग फसल बोते जाते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है और उसकी उर्वरकता बनी रहती है। यहाँ से हम PY को लगाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? मैंने आपको बताया था लाल मिट्टी जो होती है बुंदेलखंडीय मृदा है, तो बुंदेलखंड वाले में पाई जाती है। आगरा मथुरा में नहीं,
एटा मैनपुरी नहीं, सीतापुर बारंगपुरी नहीं, इसका आंसर है मिर्ज़ापुर और झांसी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मिर्ज़ापुर झांसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो नलिका अपरदन से आगरा और इटावा, बताया था ना अभी, चंबल नदी सबसे ज़्यादा अपरदन करती है आगरा और इटावा में। तो मेरठ, गोरखपुर, फर्रुखाबाद सब गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटावा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो जो वायु मृदा अपरदन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र भी कौन सा है? कौन सा है? आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के अलावा अलीगढ़ आदि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर नहीं, ये तो काली मिट्टी का नाम है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ से आ जाएंगी? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। दोमट नहीं, ये तो बांगर मिट्टी का नाम है। दोमट पुरानी का, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसका नाम है दोमट। तो जो नई जलोढ़ मृदा है उसका नाम है मटियार या मटियार दोमट। ठीक है, या तो मटियार और मटियार दोमट दोनों ही नाम है नई जलोढ़ मृदा के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का चंबल नदी क्षेत्र किस समस्या से ग्रसित है? प्रदूषण नहीं, ये इसका सही आंसर है जल द्वारा अपरदन। इसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।